एक फंगस जो धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है। और वो सब चालू हुआ एक मशरूम से, जो दिखने में छोटा है मगर पूरे वर्ल्ड की एसिडिटी कर सकता है। वो फंगस पहले ब्लॉक्स में स्प्रेड होगा और फिर हर एक जिंदा जानवर में, जो आगे चल के एक बड़ी आर्मी में कन्वर्ट होने वाली है। और यहाँ मैं सर्वाइव करने वाला हूँ 100 डेज, और मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य होगा, इस फंगस को स्प्रेड होने से कैसे रोका जाए। सबसे पहली चीज़, मैं हार्डकोर में नहीं खेल रहा हूँ क्योंकि मैं नूब हूँ। और दूसरी चीज़, हमें ये विलेज से एक रिपोर्ट आई है, हमारे साइंटिस्ट एक मशरूम पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उन्होंने गलती से एक वायरस बना दिया, और अब वो वायरस पूरे विलेज में पसर चुका है। क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहा है? अच्छा, तो ये है वो मशरूम। लेकिन ये मशरूम नहीं, कुछ और चीज़ लग रही है। लेट मी इन्वेस्टिगेट। छी छी, ये गलत छेद से पाद मार रहा है। छी छी। और ये क्या हाल हो गया हमारे लेबोरेटरी का। अब मुझे यहाँ इन्वेस्टिगेट करनी है तो यहाँ पे रहने का बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो मैंने विलेज को ही लूटना चालू कर दिया। लेकिन एक विलेजर बहुत चंट था, वो मुझे शांति से लूटने भी नहीं दे रहा था। अरे भेड़िया, बैट का ग्रिप निकाल के ना सीधा बैट। ये मैं चोरी नहीं कर रहा था, ये लगान है। इतने बड़े साइंटिस्ट को इन्वेस्टिगेट करने बुलाया है तो कुछ तो देना पड़ेगा। फिर मैंने ट्री तोड़ा, एक वुडन पिकैक्स बनाई और स्टोन तोड़ा, और मैंने बनाई एक पिकैक्स, एक्स, ग्रेट स्वॉर्ड। और फिर उस ग्रेट स्वॉर्ड को चला कर भी देखा, और फिर विलेजर्स को लूट लिया। और फिर विलेज के साइड में आके मैंने क्लीनिंग चालू कर दिया ताकि मैं यहाँ अपना बेस बना सकूँ। और फिर मैं सो गया। और फिर मैंने वो एरिया को और क्लीन किया, और फिर विलेज से लूटे हुए क्रॉप्स को प्लांट किया। फिर मैं विलेज में इन्वेस्टिगेट करने गया, लेकिन वो मशरूम अब और बड़ा हो चुका था और विलेज को इन्फेक्ट करना चालू कर दिया था। तो मैंने 2 विलेजर्स को किडनैप कर लिया, और ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था आफ्टर चूजिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और डे 2 को वो मशरूम और बड़ा हो चुका था। फिर मैंने विलेज में एक नए क्रीचर को देखा जो बहुत फास्ट था। उसने मुझे ऑलमोस्ट मार दिया था। फिर मैं भाग के जंगल में आ गया, और यहाँ मैंने मेरी ग्रेट स्वॉर्ड को आजमाया, और सच्ची में ये स्वॉर्ड बहुत क्रेजी थी। फिर मुझे एक न्यू स्ट्रक्चर दिखा। मैं अंदर गया, और अंदर का वातावरण बहुत ही पवित्र था, इसलिए मैं वहाँ से भाग गया और आयरन माइनिंग पे चला गया। और साथ साथ मैंने स्मेल्टिंग पे भी चालू कर दिया, और फाइनली मेरा आयरन आर्मर कंप्लीट हो गया था। अब मेरे पास थोड़ी प्रोटेक्शन थी, घंटा प्रोटेक्शन थी। फिर मैं बाकी आयरन के टूल्स बनाया और लावा कलेक्ट करके विलेज के लिए निकल गया। डे 3 को मैंने रास्ते में थोड़े सुअर मारे। फिर मैंने देखा ये मशरूम विलेज में और पसर चुका था। मेरा पूरा डे 3 बस बेस की लोकेशन फाइनल करने में चला गया। डे 4 को फाइनली मैंने मेरे बेस का लोकेशन फिक्स किया और एरिया क्लीनिंग करने लगा। मेरा डे 5 लेबोरेटरी के आयरन बार्स और कुछ स्टोन ब्रिक्स चुराने में चला गया। डे 6 की शुरुआत हुई एक रेनबो से। फिर मैंने मेरे बेस पे काम चालू किया। और फाइनली रात को मेरा बेस कंप्लीट हुआ। डे 7 को मैंने सोचा विलेज का एक चक्कर काट के आया जाए।
देख के लग रहा था ये विलेज में कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा। फिर मैंने बचे हुए आयरन बार्स चुरा के बेस में लगा दिए। तभी मेरे पे अचानक हमला हुआ। मैं कैसे कैसे तो बच गया। फिर मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और फिर से बाहर गया, मगर इस बार उनकी पूरी गैंग ने मेरे पे अटैक कर दिया था। लेकिन इस बार भी मैं बच गया। फिर मैंने अपने बेस पे आके एक छोटा फार्म बनाया। और फिर मैंने अपने बेस में एक और अंडरग्राउंड बेस बना दिया। वाओ, डे 8 को मुझ पे फिर से हमला हो चुका था। तो मैंने वहाँ से एक टनल बना के एस्केप कर दिया। और तभी एक न्यू क्रीचर से मेरी फाइट हुई। लेकिन मैंने उससे लावा और ग्रेट स्वॉर्ड की मदद से उसे आराम से मार दिया। लेकिन एक और क्रीचर मेरे बेस में अभी भी फंसा हुआ था। तो मैंने उसे मारने का ट्राई किया, लेकिन वो कहीं से तो बाहर निकल गया। फिर मैंने उसे घुमा घुमा के बहुत दूर ले गया और अपने बेस पे वापस आ गया। डे 9 को मैंने पूरे बेस को आयरन बार्स में कवर कर दिया, क्योंकि ये म्यूटेंट क्रीचर्स आयरन बार्स नहीं तोड़ सकते थे। फिर मैंने कुछ मुर्गियाँ मारी और ग्रेवल्स माइन किए। डे 10 को मैंने एरोस क्राफ्ट किए, एक और ट्रैप पे काम करना चालू किया। डे 11 को मेरा ट्रैप कंप्लीट हुआ। डे 12 को वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मैं ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया था और एक म्यूटेंट क्रीचर से फाइट करने चला गया। ये सब उस ग्रेट स्वॉर्ड की वजह से हुआ है। उसने मेरी आंखों में धूल झोंका है। मुझे लगा मैं उससे आराम से मार दूंगा, लेकिन उसने मेरी ही मार ली। ये तो फेयर नहीं था। मैं फिर उसे 0 से स्टार्ट नहीं करना चाहता था। डे 12 को मुझ पर फिर से अटैक हुआ। यही टाइम था अपने ट्रैप को टेस्ट करने का, और मेरा ट्रैप एकदम परफेक्टली वर्क किया। फिर मैंने वो म्यूटेंट से गिरे हुए ऑर्गन्स कलेक्ट किए और घर आ गया और क्रॉप्स तोड़ के फिर से प्लान कर दिए। डे 13 को मुझ पे एक बड़े से एयरशिप ने अटैक कर दिया, और वहाँ पर मैं कैसे कैसे बचा मैं ही जानता हूँ। और अब मेरा बेस का एक साइड पूरा एक्सपोज हो चुका था और वायरस अंदर भी फैल चुका था। तो मैंने उसे पहले फिक्स कर दिया। मेरे बेस के बाजू में एक बड़ा सा खड्डा आ चुका था, और ये डेफिनेटली उस एयरशिप का ही काम था। डे 14 को मैंने थोड़े ट्रीज काटे और आयरन माइन पे चला गया। माइनिंग करते करते मुझे मिला एक स्केलेटन स्पॉनर, और यहाँ मुझे मेरा पहला ओवर पावर्ड वेपन मिला, अगोनी। नाम में तो बहुत वजन था, लेकिन क्या पता क्यों ये स्टाइल, ये पोज देख के मुझे बस एक ही लाइन याद आ रही थी, खड़े रहने का स्टाइल बड़ा ही कैजुअल है। फिर मैं चला गया डायमंड माइनिंग पे, क्योंकि आयरन आर्मर घंटा प्रोडक्शन दे रहा था। फिर मैंने बहुत सारे डायमंड माइन किए और मुझे मिले टोटल 40 डायमंड्स, विच इज़ इनफ फॉर आर्मर एंड टूल्स। और मैंने एक डायमंड की ग्रेट स्वॉर्ड भी बना ली ऐसे ही। डे 17 को मुझे एक नेदर पोर्टल दिखा, तो मैंने वहाँ से सारे ऑब्सीडियन तोड़ लिए, और लकीली मुझे वहाँ से एग्जैक्ट 14 ऑब्सीडियन मिले।
फिर मैंने सोचा वो स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर किया जाए जो मुझे पहले मिला था, और मुझे वहाँ से और थोड़े और म्यूटेंट ऑर्गन्स मिल गए। ये म्यूटेंट ऑर्गन्स मुझे आगे जाके बहुत काम आने वाले थे। डे 18 को मैंने अपना पोर्टल विलेजर्स के वहाँ ही बना दिया और नेदर में जाके पहले वो एरिया को थोड़ा सेफ बनाया और एक छोटा सा बंकर बना दिया विलेजर्स के लिए, ताकि मैं उन्हें वहाँ शिफ्ट कर सकूँ। ये मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स था, क्योंकि इस बार विलेजर ने मुझे तंग नहीं किया। विलेजर ने सेकंड ट्राई में मुझे मेंडिंग दे दी थी। नो वेस। फिर मैंने वहाँ दूसरे विलेजर को भी शिफ्ट कर दिया और वहाँ बहुत सारे फ्लेचिंग टेबल्स, बेड्स प्लेस किए। और सच्ची में बेड प्लेस करते टाइम मेरी हालत ख़राब हो गई थी। डे 19 को बहुत सारे ट्रीज तोड़े और फ्लेचर से ट्रेडिंग की और एक बुक शेल्फ भी खरीद लिया ताकि मैं उस मेंडिंग को लॉक कर सकूं। फिर मैंने उनको ब्रेड और पोटैटोज़ दे दिए ब्रीडिंग के लिए, और मैंने अपनी पहली मेंडिंग बुक भी खरीद ली। डे 22 तक मेरे सारे बच्चे बड़े हो गए थे। ओह सॉरी। तो मैंने सबसे ट्रेडिंग कर ली। डे 24 तक मेरे सारे मेंडिंग बुक्स जमा कर लिए थे और अब मेरे पास एक एन्चेंटिंग सेटअप भी था। डे 25 को मैंने सोचा मुझे ये मेंडिंग बुक्स अपने डायमंड आर्मर पे नहीं लगानी चाहिए, मुझे ये लगानी चाहिए लिविंग आर्मर पे। तो डे 26 को मैंने अपनी सारी चीज़ें एन्चेंट कर ली, छोटी मोटी एन्चेंटमेंट्स। मुझे जो मिल रहा था मैंने ले लिया, लेकिन मैंने बो में इन्फिनिटी ही निकाली। ओवरवर्ल्ड में आते ही मेरा स्वागत 2 म्यूटेंट्स ने किया, तो मैं वहाँ से एक को मार के भाग गया। डे 27 को मैंने थोड़ी फार्मिंग की और पूरे दिन बस टाइम पास किया और 2 बो कंबाइन करके एक मस्त सी बो बना दी। डे 28 को पूरा दिन मैंने बस अपने खाने का स्टॉक भरना चालू किया। और डे 29 को मैं नेदर में जाके खाना पकाने लगा, क्योंकि जितना भी फ्लैश हम फर्नेस, स्मोकर, चेस्ट में रखते, ये मशरूम वहाँ बिन बुलाए आ जाते। लेकिन ये मशरूम की नेदर में एक नहीं चल सकती थी, और मैंने अपना पहला फ्लैश हेलमेट भी बना लिया था। और अब मुझे जितने भी ऑर्गन्स लगने वाले थे वो सब मुझे अपनी लैबोरेटरी से मिल सकते थे। तो मुझे एक लैबोरेटरी दिख रही थी जो दिखने में थोड़ी पास थी, मगर पहुँचते पहुँचते पूरा दिन निकल गया। डे 30 को फाइनली मैं अपनी लैबोरेटरी पहुँच चुका और गेम लैग ना हो इसलिए मैंने अपने शेडर्स भी ऑफ कर लिए। डे 30 से 32 तक मैंने बहुत क्रीचर्स मारे और चेस्ट लूटे। और मुझे आर्मर बनाने का सामान फाइनली जमा हो चुका था, तो मैं घर के लिए निकल गया। डे 33 को मेरा पूरा लिविंग आर्मर कंप्लीट हो चुका था, फिर भी मेरे पास बहुत सारा सामान बच रहा था, तो मैंने उससे एक एक्स बना ली और फिर मैंने अपनी बो को ही मैक्स कर लिया। डे 34 को ये वायरस और फैल चुका था, तो मैंने एक वायरस के अंदर जाने का सोचा, तो अंदर जो भी था उसे मारते ही और वायरस प्रकट हो गए। तो मैं वहाँ से भाग गया और नेदर में आ गया, और मुझे एक न्यू आइटम भी मिल चुका था, तो मैंने उसे चेक किया कि मैं उसे क्या क्राफ्ट कर सकता हूँ। फिर मैंने देखा उससे क्रेजी सी स्वॉर्ड क्राफ्ट हो सकती थी, फिर मैंने उसे क्राफ्ट कर लिया। सॉरी, मेरी एक गलती की वजह से गेम का स्क्रीन रेशियो चेंज हो गया और कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग हो गई, बट लकीली मुझे वो बाद में पता चल गया और फिर मैंने उसे बाद में फिक्स भी कर दिया। सॉरी, बट कुछ टाइम तुम्हें ये ऐसे ही देखना पड़ेगा। तो मैंने अपना एन्चेंटिंग सेटअप तोड़ लिया। डे 35 को पोर्टल के बाहर एक नया म्यूटेंट मेरा इंतज़ार कर रहा था, तो मैंने उसका इंतज़ार ख़त्म कर दिया और खाना जमा करने लग गया। फिर मुझे जो स्केलेटन स्पॉनर मिला था, मैंने उससे एक एक्सपी फार्म बनाया। फाइनली एक्सपी फार्म बन गया, अब बस टॉर्च तोड़ना बाकी है। और मेरा एक्सपी फार्म अच्छे से वर्क कर रहा था। फिर मैंने एक एग्जिट बनाया और थोड़ा वुड कलेक्ट किया और एक्सपी फार्म किया, अपना एन्चेंटिंग का सेटअप प्लेस कर दिया। और फिर डे 33 को मैंने सारा इम्पोर्टेंट सामान नेदर से ले आया। और फाइनली डे 40 को मेरा सारा आर्मर और टूल्स एन्चेंट हो गए थे
और भी अच्छे अच्छे एन्चेंटमेंट्स मिल गई। फिर मैंने सब में मेंडिंग भी लगा दी और टूल्स और आर्मर्स और टूल्स दोनों को रिपेयर कर दिया। डे 42 को मैंने अपने न्यू बेस का लोकेशन ढूंढना चालू किया। फिर मैं अपने लक्ष्य से भटक कर मुर्गियाँ मारने लग गया। फिर मैंने अपने पुराने बेस से आयरन बार्स तोड़ लिए। डे 43 को मेरे न्यू बेस की लोकेशन फिक्स हो गई और वहाँ अपना सेटअप लगाकर सो गया। डे 44 को मैं गया आयरन माइनिंग पे, मगर मुझे मिला जियोड और मैंने थोड़े एमेथिस्ट भी कलेक्ट कर लिए क्योंकि ये आगे चल के बहुत ज़्यादा काम आने वाले थे। मुझे आयरन के साथ साथ कुछ डायमंड्स भी मिले। डे 45 को मैंने BCU बनाने का सोचा क्योंकि इसमें फ्लैश वगैरह रख सकते थे। फिर मैंने अपना एक छोटा सा शुगर केन फार्म बनाया और अपने बेस के लिए एरिया क्लीनिंग करने लग गया। तो ये जो ब्लू लाइंस दिख रहे हैं वो बेस के ब्लूप्रिंट है और मेरा बेस उतना बड़ा बनने वाला था। फिर मैं सो गया। डे 46 से 49 बस क्लीनिंग, फिलिंग और छोटे मोटे कामों में चला गया। फिर मैंने एक बाउंड्री बनाई जो मैं बनाने वाला था आयरन बार्स से। फिर मेरे पास जितने भी आयरन बार्स थे मैंने सारे प्लेस कर दिए। फिर मेरे पास जितने भी आयरन और बचे थे मैंने उससे भी आयरन बार्स बना लिए। डे 50 को मैं चला गया डार्क ओक और स्प्रूस ढूंढने, मगर मुझे मिला एक ब्यूटीफुल सा स्पॉट। अगर मुझे वो स्पॉट नहीं मिलता तो पक्का यहाँ बना था और मुझे वहाँ से स्प्रूस और डार्क ओक जैसा ट्री भी दिख रहा था। तो मैं वहाँ से बेस पे आया और ट्रीज तोड़ने निकल गया। और फिर मैंने बहुत सारे डार्क ओक और स्प्रूस के ट्रीज तोड़े और बेस पे आके एक डबल चेस्ट बना के उसमें सारे लॉक्स रख दिए। फिर डे 51 को मैं फिर वहाँ गया, स्प्रूस के ट्रीज तोड़े, मगर मुझे यहाँ आइस भी मिल गई जो मुझे आगे जाके बहुत काम आने वाली थी, जिससे मैं एक बहुत ही खतरनाक चीज़ बना सकता था। फिर मैंने थोड़ी आइस कलेक्ट की। फिर मैं पहाड़ पे जाकर सो गया। डे 52 को उस पहाड़ पर मुझे मिला एक क्रेजी सी चीज़ और वहाँ बाहर के चेस्ट में मुझे सब इम्पोर्टेंट सामान मिल गया था। और उस बिल्डिंग के अंदर जाते ही मुझे मिला अपना पहला CDU जिसके लिए मैं इतना स्ट्रगल कर रहा था। ये CDU इस मशरूम का पूरा ख़ानदान साफ़ कर सकता है। फिर मुझे वहाँ और कोई काम की चीज़ नहीं मिल रही थी तो मैं वहाँ से डोर्स चुरा कर आ गया और फिर बेस पर आकर अपने सारा सामान सॉर्ट कर दिया। फिर और वुड कलेक्ट करने चला गया और शायद इतना वुड काफ़ी था बेस पे काम चालू करने के लिए। फिर मैंने थोड़े कोल और स्टोन भी माइन कर लिए ताकि स्टोन ब्रिक्स बना सकूं। डे 54 को मैंने फाइनली अपना बेस पे काम चालू किया और मुझे टफ ब्लॉक्स की भी ज़रूरत पड़ने वाली थी, तो मैं अपने XP फार्म पे गया और टफ लेकर आ गया। डे 55 को मेरा स्वागत किया एक म्यूटेंट ने। अब मैं सीधा मिलता हूँ बेस कंप्लीट करके। ये वर्जन के लिए रिप्ले मॉड नहीं था सैडली। डे 61 को फाइनली मेरा बेस बन के रेडी हो चुका था। 3, 2, 1। मेरा बेस बस बाहर से अच्छा दिख रहा था मगर अंदर से फुल खाली था और अब मेरा इंटीरियर बनाने का मन भी नहीं कर रहा था, तो मैंने उससे बाद में बनाने का सोचा। डे 62 को मैंने एक लावा पूल ढूंढा और उसमें से थोड़े से ऑब्सीडियन कलेक्ट किए और अपने बेस पे आकर एंट्री का एरिया बना दिया ताकि ये आयरन बार्स और टफ चीज़ें से तोड़ नहीं सकते थे। और अंदर बाहर आने के लिए बटन लगा दिए। फिर मैंने बचे हुए आयरन बार्स प्लेस किए। डे 63 हो चुका था और मेरे आयरन बार्स की हाइट सिर्फ 3 ब्लॉक्स भी नहीं थी। फिर मैंने थोड़ी टॉर्च बनाकर बेस के आसपास प्लेस कर दिए। फिर मैं अपने फार्म पे सीड्स प्लांट किए। फिर मैं आ गया नेदर में आयरन जमा करने के लिए और मुझे मेरा पहला आयरन दिख चुका था। और ऐसे ही मैंने और आयरन कलेक्ट किए और एक ग्लव बनाया जिसका डैमेज एक डायमंड स्वॉर्ड से भी ज़्यादा था। फिर मैंने और आयरन कलेक्ट करके अपने बेस पे वापस आ गया और आयरन बार्स बनाकर प्लेस कर दिए। फिर मैंने 4th लेन पे भी आयरन बार्स प्लेस किए। फिर भी थोड़े आयरन बार्स कम पड़ रहे थे। फिर मैं बनाया एक स्टोरेज BCU, पता नहीं क्यों।
डे 67 को मैं चला गया एक आयरन फार्म बनाने, मगर क्या पता कि वो वहाँ गोलम्स ही स्पॉन नहीं हो रहे थे। फिर मैं ओवरवर्ल्ड में आके आयरन माइन पे चला गया। और फिर मुझे आयरन के साथ साथ कुछ डायमंड्स और एक और जीओड मिला। और भला उस आदमी का जिसने फॉर्चून की एन्चांटमेंट बनाई। डे 70 को मेरे पास बहुत सारा आयरन आ चुका था, तो मैंने 4th लेयर कंप्लीट की और अपने बेस के नीचे लगाना भी चालू कर दिया, लेकिन ऑल्टरनेट में। डे 72 को फाइनली कंप्लीट हो चुका था। फिर मैंने CDU की रेसिपी देखी। आयरन माइन करते टाइम मेरी एक म्यूटेंट से फाइट हुई, और वो म्यूटेंट की वजह से वो केव में पूरा वायरस फैल चुका था। मगर ये केव मेरे बेस से बहुत पास थी, तो मैंने लावा से वो सारे वायरस को साफ़ करना चालू कर दिया। और मुझे जितने म्यूटेंट ऑर्गन्स मिले थे मैंने उसे BCU में स्टोर कर दिया। डे 73 को अपने XP फार्म में आया, वो कलेक्ट किए ताकि डिस्पेंसर बना सकूं, और साथ साथ एन्चेंटिंग सेटअप भी कलेक्ट कर लिया। डिस्पेंसर लगने वाला था CDU क्राफ्ट करने। फिर मैंने बहुत सारे डिस्पेंसर्स क्राफ्ट किए, फिर उससे 4 CDU क्राफ्ट किए और बेस के चारों ओर प्लेस कर दिया। डे 74 को मैंने बोन मील यूज़ किया अपने बेस को थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए, और अंदर के चेस्ट बाहर लगाना चालू किया। मेरा डे 74 छोटे मोटे काम में चला गया। फिर मैंने डायमंड से एक न्यू शवल बनाई। डे 75 को मैंने जादू से ग्रास को स्प्रूस के प्लैंक्स में कन्वर्ट किया। ये एकदम जेन्युइन जादू था। फिर मैंने डोर्स प्लेस किए और छोटे मोटे काम किए। डे 76 को मैंने मेरे घर के इंटीरियर पे काम किया। फिर अचानक क्या पता क्यों मैंने एक हॉर्स टेम कर लिया और ट्रीज जमा करके घर आ गया और सो गया। डे 77 को मेरे एक रूम का थोड़ा काम हो गया था। अब मैं ऊपर के फ्लोर पे जा सकता था, और ऊपर से क्या मस्त नज़ारा दिख रहा था। डे 78 मेरा किचन कंप्लीट हो गया था। यहाँ मैंने स्मोकर, ब्लास्ट फर्नेस और फर्नेस सब रखे हैं। और अब लिविंग रूम की बारी। लिविंग रूम भी बन गया, और ये घर अंदर से एकदम मेडिवल थीम में होगा। और मैंने थोड़े क्ले को भी स्पेल्टिंग पे लगा दिया था ताकि कुछ पॉट्स बना सकूं। और अब बेडरूम की बारी। लो, बन गया बेडरूम। डे 82 तक फाइनली बेडरूम भी हो गया, और अब ग्राउंड फ्लोर कुछ ऐसा दिख रहा है। बेडरूम भी एकदम परफेक्ट लग रहा था। और ऊपर के फ्लोर पे मैंने सिर्फ एन्चेंटिंग सेटअप किया और थोड़ा डेकोरेट किया। बाकी दोनों रूम्स में क्या बनाऊँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने बहुत सारे शीप्स को रेड डाई करके शेयर करना चालू किया, क्योंकि मुझे घर में रेड कारपेट्स पे लगाने थे। फिर मैं 2 शीप्स को अपने घर के अंदर लेकर आ गया, किडनैप कर लिया और ब्रीड करना चालू कर दिया। जितने भी वूल मिले थे उनको कारपेट बना के हॉल में लगा दिए। डे 83 को मैंने अपने फार्म से वीट तोड़ा और थोड़ा और ऑक्सीजन जमा किए, और वहीं से विलेज के लिए निकल गया, ये देखने की रेड होगी या नहीं होगी। बट रेड नहीं हुई, मेरा कट गया। तो मैं निकल गया अपने घर के लिए। डे 84 को मैंने थोड़ा और कारपेट्स प्लेस किए और जमा किए हुए ऑब्सीडियन से एक ओजी नेदर पोर्टल बनाया। मगर अंदर वही टट्टी सा स्पॉन था, तो मैं बाहर आ गया। फिर मैंने इस रूम लाइट को कारपेट के नीचे लगाने का सोचा ताकि घर में अंधेरा ना हो। फाइनली घर में कारपेट्स और रूम लाइट लगाकर हो गया था। डे 86 को क्या पता मुझे ऐसा लगा कि मुझे पम्पकिन पाई खाना चाहिए, और अब मुझे लगने वाला था आयरन।
तो आयरन स्मेल्ट हो चुका है, हॉपर और चेस्ट सब रेडी है, अब बस पोल्ट्री फार्म बनाना बाकी है। तो मैं ये पोल्ट्री फार्म अपने घर के पीछे बनाने वाला था, जस्ट पीछे। तो मैं मिलता हूँ इसे बना के। सो इट्स डे 7, मेरा फार्म बन चुका है। अब बस इसमें 2-3 मुर्गियाँ डालनी है और फार्म काम करने लगेगा। और ये गई मुर्गियाँ अंदर। तो ये है मेरा छोटा सा पोल्ट्री फार्म जो मुझे एग्स देगा। सारे एग्स इस चेस्ट में कलेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ मैंने अपना पम्पकिन फार्म भी बना दिया। और मैंने पम्पकिन फार्म में थोड़े से बोन मील भी मार लिया। तो और क्या पता कि मैंने थोड़े और कारपेट्स बनाकर ऊपर भी प्लेस कर दिए। मेरे पम्पकिन्स ग्रो हो गए थे तो मैंने बनाया अपना पहला पम्पकिन पाए। मुझे लगा था एक बनाकर 4 मिलेंगे, मगर एक से तो एक ही मिलता है, ये मुझे कौन बताएगा। फिर मैंने पाए खाने का प्लान वहीं पे ड्रॉप कर दिया। डे 88 को मैंने सोचा कुछ और सीढ़ियों बनाया जाए, मगर उसके लिए चाहिए था आयरन। हाँ, मैं फिर से आयरन माइन पे नहीं जाना चाहता था, तो मैं चला गया नेदर। तो फाइनली मैं 40 आयरन लेके आ चुका था। तो मैंने टोटल 5 और सीढ़ियों क्राफ्ट किए। तो डे 90 हो चुका था। तो मैंने सोचा अब थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की जाए विलेज की। फिर मुझे पता चला कि हम इसमें कबाब भी बना सकते हैं। तो अपने सारे कबाब लेने नेदर की ओर जा रहा था, तभी मुझ पे एक न्यू क्रीचर ने अटैक कर दिया। और मेरी जो फटी थी, सही में मैंने सीधे टावर अप करना चालू किया, लेकिन वो गायब हो गया। तो मैं वहाँ से भाग के नेदर में चला गया और जितना भी कबाब बन सकते थे उन सब से मैंने कबाब बनाया और उनको पकाने लगा दिया। सो इट्स डे 91, बस 9 दिन और फिर आई एम होम। मगर ये वायरस अब और भी ज़्यादा पावरफुल हो गया था। मुझे पता चला ये ट्यूमर बॉम्ब की तरह काम करता है। तो मैंने उसे यूज़ करके देखा, लेकिन इतना भी कुछ खास नहीं था। फिर मैंने सोचा इस मशरूम को मार के देखा जाए। फिर मैंने उसे मार भी दिया, मगर वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं विलेज के आसपास घूम ही रहा था, तभी मुझ पर अटैक हो जाता है। और जब मैं भाग रहा था तभी मुझ पे एक बड़ा सा खड्डा दिखाई देता है। और तभी एक क्रीचर को मार के प्रिपेयर का मैसेज आ जाता है, पता नहीं क्यों, मगर इस बार मैं फुल्ली प्रिपेयर्ड था, ऐसा मुझे लग रहा था। और तभी मुझ पे होता है एक हवाई हमला। ये जो भी था मुझ पर लगातार अपने बॉम्ब बरसा रहा था, एकदम ईगल आर्टिलरी की तरह, वही COC वाला। वो मुझ पे बस बॉम्ब डाले ही जा रहा था। फिर मैं थोड़ी दूर जाकर डे कर दिया। डे 92 को मैंने एक और म्यूटेंट ख़त्म किया। ये लोग ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। पहले मैंने अपने शेडर्स ऑफ किए ताकि गेम लैग ना हो, और तभी मैंने विलेज के सेंटर में एक सीढ़ी एक्टिवेट किया। और तभी मुझ पे फिर से अटैक हुआ, मगर इस बार मैंने उसे देखा और सच्ची में मेरी हार्ट बीट मैक्स लिमिट पे पहुंच गई थी। फिर थोड़ी हिम्मत करके म्यूटेंट्स मारे और बॉस को मारने का ट्राई किया, मगर वो बहुत पावरफुल था। तो मैं वहाँ से भागकर जंगल में आ गया। मैं अपना खाना जमा कर रहा था, तभी मुझ पे एक और बॉस वायरस ने हमला कर दिया। इस बॉस में मैंने इतने बो मारे, फिर भी ये नहीं मर रहा था। तो मैंने यहाँ भी एक सीढ़ी एक्टिवेट कर दिया। बो मारते गया और फाइनली ये बॉस मर गया। फिर मैंने सीढ़ियों को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। बहुत काम की चीज़ है भाई ये। फिर मैंने उस वायरस के ऑर्गन्स को कलेक्ट किए, और जो भी इस सीढ़ियों के रेंज में आ रहा था वो इंस्टेंटली मर रहा था, छोटे मोटे मॉब्स। डे 93 को मैंने अब आर्टिलरी बॉस को भी सीढ़ियों से मारने का सोचा, और मैं ऑलमोस्ट मरते मरते बचा। लेकिन फाइनली ये बॉस भी मर गया था। एक्चुअली आधा डैमेज तो सीढ़ियों ने दे दिया था।
फिर मैंने थोड़े उड़ने वाले क्रीचर्स को मारने का सोचा ताकि मैं एक न्यू आइटम क्राफ्ट कर सकूं, जो एक गेम चेंजिंग आइटम होने वाला था। फिर मैंने अपने सारे सीडीयू कलेक्ट किए और लैब की ओर देखा, और वहाँ एक बड़ा सा होल था, मतलब वहीं से वो आर्टिलरी बॉस आया था। फिर मैं अपने बेस पर आया, कुछ और कबाब बनाए और सो गया। D94 का घर से निकलते ही एनडी और मैसेज आ गया था। मैं फटाक से वहाँ से दूर चला गया ताकि मैं अपने बेस को खतरे में न डाल सकूं। फिर मैंने विलेज में आके 2 और सीडी एक्टिवेट किया। तभी मुझे अपने लैब के अंदर एक और मशरूम दिखा, तो मैंने उसे भी मार दिया। तभी वहाँ घूमते घूमते मुझ पर अचानक हमला हुआ। और एक और बार मरते मरते बचा, मगर मेरे बूट्स टूट चुके थे। तभी मैं फटाफट अपने घर गया, न्यू बूट्स क्राफ्ट किए और उन्हें पहन लिया। मुझे वो ओपी आर्मर क्राफ्ट करना था, लेकिन उसके लिए लगने वाले थे विंग मेम्ब्रेन्स। बाकी सारा सामान मेरे पास ऑलरेडी था। तो D95 को मैंने अपने बूट्स को एन्चेंट कर लिए, मगर इसमें अब मेंडिंग नहीं था। तभी मैंने मेरे लास्ट सीडीओ भी कलेक्ट कर लिया। तभी मुझे एक और मशरूम दिखा, और इस बार भी जब मैंने उसे मारा, प्रिपेयर मैसेज आ गया। मुझे अब लगने लगा था कि मेरा टाइम भी आ चुका है। और तभी मैंने विलेज में आके कुछ और म्यूटेंट्स मारे। फिर मैंने उड़ने वाले क्रीचर्स मारना चालू किया, और तभी मैसेज आया इनकमिंग। और फाइनली D96 रात तक मैंने सारे मेम्ब्रेन्स जमा कर लिए थे, मगर एक चीज़ मेरे पास नहीं थी, और वो मुझे अपने नेदर वाले चेस्ट में मिल सकती थी। तो मैं अपने ये वाले पोर्टल से नेदर में गया और वहाँ अपने बेस पे जाके वो सारा सामान कलेक्ट कर लिया। तब मुझे पता चला कि नेदर में जाते ही हमारे सारे इफ़ेक्ट्स क्लियर हो जाते हैं। जो भी फंगस ने लगाया था वो सारे क्लियर हो जाते हैं। और फाइनली मेरा न्यू ओपी आर्मर बन गया था। फिर मैंने कुछ रॉकेट्स क्राफ्ट किए और D97 भी ख़त्म हो चुका था, और अभी बारी आ चुकी थी अपने अगोनी अस्त्र को यूज़ करने की। सो इट्स D98, बस 2 दिन और। फिर मैं उड़कर अपने नेदर बेस पे चला गया। वहाँ से गैस मास्क उठाया जो मुझे लैबोरेटरी लूट कर मिला था। सो इट्स अगोनी टाइम। गैस मास्क की वजह से मुझे कोई एक्स्ट्रा इफेक्ट्स नहीं मिल रहे थे, ऐसा मुझे लग रहा था। और सच्ची में अगोनी इज़ वेरी पावरफुल। मैं इसे इसलिए यूज़ नहीं करता था ताकि इससे मेरा गेम क्रैश हो जाता था। मुझे उड़ते उड़ते एक और बॉस वायरस दिख गया, मगर उसे मारने के चक्कर में एक हार्ट पे बच गया। फिर मैं नीचे आ गया। मैंने और म्यूटेंट्स मारे, मगर वो कम ही नहीं हो रहे थे। तो मैं वहाँ से ही भाग गया। फिर मैं एक सीढ़ी के बाजू में आके रुका, मगर वहाँ भी वायरस स्पॉन होने लग गए, तो मैंने उन्हें भी मारना चालू किया।
और पता नहीं क्यों मुझे ब्लाइंडनेस इफेक्ट लग गया था। मुझे लगा मास्क लगा के इफेक्ट्स नहीं लगते, मगर मेरा तो कट गया। तब मैंने कुछ और क्रीपर्स मारे, रॉकेट्स बनाए और सो गया। इट्स डे 99। मैंने क्रीपर्स मारे और एक्सपी फार्म पे अपने आर्मर को रिपेयर किया, मगर बोर्ड से बाहर नहीं कर सकता था क्योंकि उसमें मेंडिंग नहीं थी। फिर मैंने और म्यूटेंट्स को मारा और इस बार मैं तंग आ गया था इनको मार मार के, ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। तो मैंने एक सीढ़ी लैबोरेटरी के ऊपर लगा दिया और एक नीचे भी लगा दिया, मगर तभी मुझ पर पूरी आर्मी अटैक करने आ जाती है। तो मैं वहाँ से भी भाग गया और मुझे ऐसी गंदी मैडनेस लगी थी, मुझे हर जगह वो क्रीचर्स नज़र आ रहे थे। फिर मैंने कुछ और क्रीपर्स को मारा और घर में जाकर सो गया। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इट्स डे 100, मेरी आज़ादी का दिन। मैंने कुछ और रॉकेट्स क्राफ्ट किए, फिर एक लास्ट बार अपने दोस्त घोड़े को बाय बोला और घर को, अरे तो रुक जाना यार, और एक लास्ट बार अपने घर को बाय कहकर मैं वहाँ से चला गया हमेशा हमेशा के लिए। बाय। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में बताना मुझे आगे किस चीज़ पे वीडियो बनानी चाहिए। बाय।